हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम पोरवाल 0821। और कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। तो हमारा पार्ट वन, जैसा कि हमने अपना नागार्जुन जी का चैप्टर जो उत्साह था उसका पार्ट वन हमने, नहीं उत्साह नहीं, क्या नाम था उसका, सॉरी, यह दंतुरित मुस्कान, ठीक है ना। ये पार्ट वन हम आपको पहले भेज चुके हैं। अब आज उसी के आगे का पार्ट टू हमारा है फसल। ये नागार्जुन द्वारा रचित है, ये भी काव्य है। तो इसी के हम जो फसल का है आज पहला पढ़ते हैं। पहला पद इसमें क्या है, कवि, पहले हम थोड़ा सा ये बता देते हैं। कवि जो है फसलों के महत्व के बारे में बता रहा है कि जो फसल होती है उसके उत्पन्न होने में, उसके पैदा होने में, मतलब किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, किसी एक नदी का नहीं होता, मतलब एक मिट्टी का, मतलब उसमें कितनी चीजों का योगदान रहता है, तब जाकर वो फसल जाकर तैयार होती है। मतलब उसमें अनेक प्रकार की मिट्टी, अनेक प्रकार का पानी, पता नहीं किन किन नदियों का पानी उसमें सींचा जाता है, कितने मजदूरों द्वारा, उसमें किसानों द्वारा श्रम उसका लगा होता है। तो इन्हीं सब चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। तो पहले हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक नहीं है, दो नहीं है, कवि यहाँ पर कह रहे हैं एक नहीं है, दो नहीं है, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। मतलब ढेर सारी नदियों का पानी, क्योंकि जो खेतों में जो सिंचाई होती है उसमें जो हमारे आसपास की नदी होती है उसका ही पानी होता है, ठीक है ना। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों, यानी किसी एक एरिया की फसल की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ सभी फसलों की बात हो रही है। तो ये लिखा हो, एक नहीं, दो नहीं, लाख लाख कोटि कोटि, यानी करोड़ों। एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों हाथों का योगदान है इसमें, योग से मिलकर बनी है कि स्पर्श की गरिमा है। स्पर्श यानी उनके योग से, उनके द्वारा ही ये फसल तैयार हुई है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का होना। मतलब हम जो फल, सब्जियां, दालें, अनाज, जितनी भी चीजें हम खाते पीते हैं जो उत्पन्न होती हैं खेतों से, तो ये उन सभी के बारे में है कि हमें जो वो चीज, हम सब्जियां खा रहे हैं, फ्रूट्स खा रहे हैं, ठीक है ना, अनाज वगैरह जो भी है, तो ये हमें एक दो खेतों से नहीं मिल रही, ना एक दो नदी के पानी से। पता नहीं कौन सी सब्जी कहाँ से आई हुई है, कौन से फल कहाँ के हैं, मतलब किस खेत से आए हैं, उसमें किस नदी का पानी है, किन किन मजदूरों ने उसमें मतलब योगदान दिया। तो ये अनेकों नदियों का पानी है, इसमें हजारों खेतों की मिट्टी और लाखों करोड़ों किसानों के श्रम का इसमें क्या है, योगदान। तो यही इसमें महत्व बताया है कवि ने। तो अब हम यहाँ पर इसका भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ है, कवि फसलों की महिमा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, फसलों की महिमा यानी जब एक फसल उत्पन्न होती है तो सबसे पहले क्या होता है, खेत को जोता जाता है, ठीक है ना, उस मिट्टी में खेत को जोता जाता है, फिर उसमें क्या डालते हैं, बीज डालते हैं, तो फिर उसे सींचा जाता है, उसमें पानी दिया जाता है, रात रात भर किसान जागते हैं, उसकी पहरेदारी करते हैं जानवरों से बचाने के लिए। तो वो सब इसमें, हालांकि वो जानवरों वाला इतना सब नहीं बताएगा, पर इसमें मतलब ये बताया गया है कि पानी और किसानों का श्रम और मिट्टी का वर्णन है इसमें। तो फिर देखें, कवि फसलों की महिमा पे प्रकाश डालते हैं। फल फूल रही है इनमें, एक नहीं, दो नहीं, अनेक नदियों का पानी समाया हुआ है। मतलब जो खेत हैं, हरियाली से भरे हुए खेत हैं, ऊंचे ऊंचे जो खेतों में अनाज की बालियां हो रही हैं, गन्ने के खेत जो भी ले लिए, तो ये जो क्या है, एक दो नदियों के पानी नहीं है, एक नहीं, दो नहीं, अनेकों नदियों का पानी इनमें क्या है, समाया हुआ है। ना जाने किस किस पानी से सींचकर ये फसलें तैयार हुई है। ना जाने किस किस नदियों के पानी से सींचकर तैयार हुई। अब जो यमुना के किनारे होंगे, जहाँ जिस उस एरिया में यमुना जी होंगी, वो यमुना जी के पानी से सींची गई। कहीं ट्यूबवेल के पानी से सींचा जाता है, कहीं पर जहाँ जो कानपुर के आसपास आप जाइए, वहां पे क्या होगी, फसलें किससे तैयार होती, गंगा जी के पानी। तो इसमें यही कहा गया, कहीं गोदावरी के पानी से सींचा जाता है, कहीं नहरों के पानी से सींचा। तो इसमें यही बताया है कि एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितनी अनेकों नदियों के पानी से इसको
सींचा गया है, तब ये फसलें तैयार हुई हैं। ठीक है ना, अनेक प्रकार की नदियों से सींचने पर ये फसलें क्या हुई हैं, तैयार। इन्हें तैयार करने में एक नहीं, दो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों का स्पर्श मिला है। इनको तैयार करने में लाखों करोड़ों लोगों का स्पर्श मिला। मतलब कितने लोग होते हैं, पहले उसको खेत को जोतते हैं, फिर बीज डालते हैं, सींचा जाता है, उनकी रखवाली की, तो मतलब एक फसल को तैयार करते हैं। तो अब जब सब जगह की फसलों के बारे में अगर बात करें तो उसमें लाखों करोड़ों लोगों का, किसानों का, मजदूरों का क्या है, स्पर्श मिला हुआ। अर्थात ना जाने कितने किसान मजदूरों ने अपने हाथों से इसको तैयार किया है। उन सबके श्रम का गौरव इन फसलों में है। उन सबका जो श्रम है, मेहनत है, वो क्या है, ये फसलें ही हैं। जो व्यक्ति का जो कार्य होता है वो अपना श्रम पूर्ण रूप से इसमें लगाता है। जैसे मैं अपना कार्य जो श्रम पूरा कर रही हूँ, इसको आपको पढ़ाने में कर रही हूँ ताकि जो मैं समझाऊं और आपको समझ में आए, तो मेरी मेहनत सफल हो। उसी प्रकार से जो किसान है वो अपनी फसल को अच्छा करने के लिए जो वो खेती कर रहा है वो अच्छी और उसका दाम उसे अच्छा मिले, है ना, तो इसलिए वो मेहनत करता है। और अगर आपको समझा रही हूँ और आपको समझ में नहीं आया तो मेरा समझाना बेकार है। तो यानी जो इस फसल को तैयार करने में अनेकों लाखों करोड़ों मजदूरों, किसानों का क्या लगा हुआ, श्रम ही उनका गौरव है। इन फसलों में ना जाने कितने ही खेतों की मिट्टी का गुण है। हर एरिया में अलग अलग तरीके की, हर क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी होती है। तो इन जो खेतों में है, हर अनेकों खेतों की क्या है, मिट्टी का गुण है और स्वभाव इन फसलों में आ गया। मतलब उस मिट्टी का स्वभाव फसलों में आ गया कि ये फसलें पूरे देशवासियों की मेहनत का ही फल। ये जो फसलें होती हैं क्या है, पूरे देशवासियों की मेहनत का फल है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए। फिर मैं क्वेश्चन आंसर आज आपको वैसे भी लिंक में जाओ, ये आपको सेंड करेंगे तो पोस्ट करूंगी, तो उसके साथ ही आपको लिंक में इसका स्क्रीनशॉट भी आपको मिलेगा, प्लस आपको क्वेश्चन आंसर भी मैं भेज दूंगी उसमें ही लिंक में आपको। तो पहला आप इनको अच्छे से देख लो, फिर सेकंड यहाँ लिखा हुआ है इसका भावार्थ मैं भी राइट करती हूँ। हाँ, तो ये हमारा इसका दूसरा, फसल क्या है। यहाँ पर फसल क्या है, ये जो कवि है यहाँ पर खुद ही प्रश्न कर रहा है, फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। मतलब खुद ही प्रश्न करते हैं पहले कवि यहाँ पर, फिर स्वयं ही उत्तर दे रहे हैं कि वह कुछ और नहीं है, क्या है, नदियों के पानी का जादू है। यानी वो नदियों में जो कहते हैं ना, नदियों के पानी का जो मिठास है, उनकी पवित्रता है, तो सौंधापन जो भी है ना पानी का, हाथों के स्पर्श की महिमा है। और फिर हाथों का स्पर्श किसका हो गया यहाँ पर, किसानों का, मजदूरों का। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। मतलब यहाँ जो मिट्टियां, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी, संदली मिट्टी, इनका क्या है, गुण, स्वभाव, स्वाद, जो जैसे हम जो चीजें खाते हैं ना, बहुत सौंधी सौंधी कभी कोई चीज होती है, मतलब तो इनमें क्या है, ये मिट्टियों का स्वभाव, स्वाद, रूपांतर सूरज की किरणों। और क्या बताया गया, सूरज का, मतलब जो फसलों का जो आकार है, जो रूप है, वो क्या है, सूरज का बदला हुआ रूप, किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन। और क्या आशय है यहाँ पर, जो हवाओं की थिरकन, यानी जो हवाएं लहराती हैं फसल उसके संग, तो उसका क्या, हवाओं का, थिरकन का यहाँ पर बड़ा योगदान बताया गया। फिर से, फसल क्या है, यहाँ पर कवि जो है क्वेश्चन करते हैं, और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है। वैसे अगर देखा जाए तो पूरा 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 अर्थ यहाँ पर ही इसका मिल रहा है हमें, जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण है, रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है, हवा की थिरकन का। तो यहाँ पर जो कवि है, कवि वो स्वयं पहले तो हमें फर्स्ट वाले में उन्होंने इसमें फसल के महत्व के बारे में बताया था, फिर अब सेकंड जो पद है उसमें वो पूछ रहे हैं खुद
क्वेश्चन कर रहे हैं कि फसल क्या है। तो हमें अब भावार्थ देखते हैं। कभी प्रश्न करता है खेतों में उगी हुई फसलें आखिर क्या है। मतलब फसल तो हमने बताया कि पहले महिमा बताई थी, अब पूछा है कि है क्या, इनका क्या महत्व है। तो स्वयं उत्तर देते हुए कहते हैं कि ये फसलें कुछ नहीं है बल्कि पानी के अमृत के भरे प्रभाव से सिंचका पुष्ट हुई है। मतलब अमृत रूपी जो जल इन्हें मिलता है, जो पानी मिलता है नदियों का, उसको अमृत जो यहाँ पर वो दिया हुआ है, मतलब अमृत का नाम दिया हुआ है, पानी को अमृत बोला गया है। तो जो अमृत रूपी जो पानी मिलता है उससे ये क्या होती है, हरी भरी और पुष्ट होती हैं। इन नदियों का जादुई प्रभाव, और क्या है, नदियों का वो जादुई प्रभाव है जिससे ये फसलें फलीभूत होती हैं, हरी भरी होती हैं, और जो इनमें उस पानी का प्रभाव था। अगर आप सोचिए, अगर वही सब्जियों में, खेतों में अगर हम गंदा पानी दे तो उन सब्जियों का स्वाद और उनमें दुर्गंध भी आएगी और स्वाद भी जो होगा अच्छा नहीं होगा, दुर्गंधपूर्ण स्वाद होगा। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो सब्जियां हम खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फल वगैरह जो भी चीजें खाते हैं, उनमें जो स्वाद होता है पानी पर भी बहुत निर्भर करता है, किस प्रकार के पानी का उनका सिंचाई की गई है, पानी उनको दिया गया है फसलों को। तो ये इन नदियों का जादुई प्रभाव है। अब ये किसानों के हाथों का स्पर्श और श्रम पाकर इतनी फली फूली हैं। मतलब ये फसलें जो हैं किसानों के, मजदूरों के हाथों का स्पर्श पाकर फली फूली हैं। किसान मतलब स्पर्श, प्यार से, मतलब जो उनमें वो पानी देना, उनमें खाद देना, समय समय पर उन पर दवाइयां देना, मतलब ताकि उन पर कीड़े वगैरह लगे। तो क्या ये किसानों के स्पर्श और उनके श्रम के द्वारा ही फली फूली है। ठीक, ऐसे हमें अब कोई हमारा जैसे बच्चा होता है, बच्चे की माँ केयर करती है, उसको समय पर दवा, बीमार है तो उसको दवा देना, कब उसका खाने का समय है, कब उसके सोने का समय है, नहलाने का, धुलाने का। तो क्या उसी प्रकार जो किसान है अपनी फसल का क्या करता है, देखभाल करता है, अपने श्रम से उसकी रखवाली करता है, उसे दवाई देता है, उसको समय समय पर उसको पानी की जब जरूरत है, कितनी मात्रा में जरूरत है, खाद देना। ठीक है ना। ये सब क्या है, उसके हाथों का स्पर्श और श्रम है जो वे इतनी फली फूली है। आशय है कि इन फसलों में किसानों की मेहनत छुपी हुई है। ठीक है ना। यानी सीधे सीधे शब्दों में आशय यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर जो फसलें जो हरी फली फूली जो दिखाई दे रही हैं, उसमें क्या है, किसानों की मेहनत है, श्रम लगा हुआ है। ठीक, यहाँ पर हमने पानी का भी बता दिया, किसान का। अब तीसरा नंबर आता है यहाँ पर मिट्टी के बारे में। ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी और से उपजी हैं, कहीं काली मिट्टी से, और तो कहीं सिंधली मिट्टी से। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ था, भूरी है, भूरी, काली, सिंधली। ठीक है ना। तो कहीं जो फसलें होती हैं, हर क्षेत्र की अलग अलग मिट्टी होती है। पहाड़ी क्षेत्र में पथरीली मिट्टी पाई जाती है, जहां जैसी मिट्टी होती है, तो जो वहां की जो जहां खेती बाड़ी होती है तो वह उसी प्रकार की मिट्टी में होती है। जैसे कहीं पर भूरी मिट्टी है, कहीं पर सिंधली मिट्टी है, कहीं पर काली मिट्टी है। तो इन मिट्टियों से उपजी हुई फसलों से आशय यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इनमें उनकी मिट्टी का गुण है, स्वभाव है। कहीं लाल मिट्टी भी होती है, तो जिस प्रकार की मिट्टी में वह फसल उत्पन्न होती है, पैदावार होती है उसकी, तो उसमें उस मिट्टी का स्वाद गुण पाया जाता है। ठीक है। ये फसलें सूरज का बदला हुआ रूप है। सूरज, क्योंकि फसलों के लिए, पेड़ पौधों में धूप बहुत जरूरी होती है, इसलिए ये क्या है, सूरज का बदला हुआ रूप है। खेतीबाड़ी किसी बंद कमरे में नहीं की जा सकती, खुले में किया जा सकता है, तो सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। इन्हें ऊष्मा देकर इस तरह रूपाकार प्रदान किया। ऊष्मा यानी सूर्य का जो ताप मिलता है उससे क्या होती है, फसलें बढ़ती हैं। ठीक है। सूर्य का प्रकाश जो है फसलों के एक प्रकार से भोजन होता है। जिस प्रकार पानी आवश्यक है उसी प्रकार सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो सूरज की जो किरणें हैं, ठीक है ना, उनका जो बोला ना, रूप प्रदान किरणों ने ही इन्हें अपनी ऊष्मा देकर यानी अपना ताप, गर्मी देकर, प्रकाश देकर
इन्हें रूप आकार प्रदान किया है। हवाओं की थिरकन सिमट कर इन फसलों में समा गई। थिरकन, जब देखियोगे हवा चलती है तो फसलें एक दिशा में, चार जिस तरह को हवा का बहाव होता है तो फसलें उसी हवा में थिरकती हैं, मतलब आपको मतलब हिलती डुलती बड़ी अच्छी लगती, लहराती हुई फसलें समा गई हैं। आशय कि इन्हें बड़ा करने में वायु का भी बड़ा योगदान है। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। हमने दोनों का आपको भावार्थ बता दिया है। ये भावार्थ आपको लिंक में मिल जाएगा, प्लस इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो भावार्थ में ही बनते हैं, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे पहला वाला था, पहले वाले में जैसे पूछा गया है, देखिए, प्रस्तुत काव्यांश किस भाषा में रचित है। अब ये पूछा गया कौन सी भाषा में रचित, तो पहला वाला था एक नहीं है दो नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा है, खड़ी बोली में, ठीक है ना। ये जो काव्य फसल है वो किसमें है, खड़ी बोली में रचा हुआ है। दूसरा पूछा है यह किस काल की रचना है। जो फसल आपका है ये किस काल की रचना है, तो ये कौन से काल की हुई, आधुनिक काल की, ठीक है। अगर प्रश्न ये आ जाता है कि फसल किस काल की रचना है, तो हम इसका उत्तर देंगे आधुनिक काल की। और कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली का। अच्छा, तीसरा है भाषा की विशेषता बताइए। तो भाषा की विशेषता यहाँ क्या होगी, प्रभावमयी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रभाव बताया गया, महिमा बताई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा, कवि ने एक नहीं दो नहीं शब्दों का प्रयोग बार बार क्यों किया है। कवि ने एक नहीं दो नहीं, ये यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो ये पूछा गया है कि कवि ने एक नहीं दो नहीं शब्द का प्रयोग बार बार क्यों दिया है, क्योंकि अपनी बात पर बल देने के लिए, जिससे जो कवि कहना चाहता है उस बात पर प्रभाव पड़े, कि एक नहीं दो नहीं या लाखों हजारों या करोड़ों, मतलब बात पर बल देने के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। अब अगला प्रश्न है, फसल को किसका जादू बताया गया है। तो फसल को किसका जादू बताया गया है, जल का जादू बताया गया। फसल को जल का जादू बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाथों के स्पर्श की महिमा कहाँ से स्पर्श कीजिए। हाथों के स्पर्श की महिमा किसके लिए बोला गया था, महिमा यानी मजदूरों और किसानों का जो श्रम होता है, उनका योगदान होता है, उससे बोला गया है। अगला है, चलिए अब आगे हम सेकंड वाले में से देखते हैं, पानी के जादू से क्या तात्पर्य है। पानी के, नदियों के पानी का जादू, तो ये पूछा गया पानी के जादू से क्या तात्पर्य है। अब बताइए पानी के जादू से तात्पर्य यहाँ पर है, यानी पानी में मिले हुए जीवनदायी अमृत तत्व, इन्हें पाकर फसलें फल फूल कर बड़ी हुई हैं। मतलब पानी में जो अम्ल समान तत्व पाए जाते हैं वो किन में आ जाते हैं, जिस पानी से ये फसलें सींची जाती हैं, तो उस पानी के जो गुण होते हैं, अमृत समान गुण तत्व होते हैं, वो फसलों में भी समाहित हो जाते हैं। क्वेश्चन है, सूरज की किरणों का रूपांतरण का क्या आशय है। तो यहाँ पर फसलों को उगाने में सूरज की किरणों का पूरा योगदान है। कैसे, ये देखिए, वास्तव में सूरज की किरणें ही अपना रूप बदलकर इस तरह फसलों के रूप में क्या हो जाती हैं, उपज आती हैं, या पैदा होती हैं, या उग आती हैं। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। इस पद्यांश में कवि क्या कहना चाहता है, कवि फसलों को उगाने में प्रकृति के सभी तत्वों जैसे जल हुए, मिट्टी हुआ, वायु हुआ, सूर्य का प्रकाश यानी धूप, इन सब का योगदान वह बता रहा है। इसी के साथ साथ मानव श्रम भी इसमें क्या है, सम्मिलित है। बिना मानव श्रम के नहीं हो सकता है। पानी मिल जाएगा, मिट्टी मिल गई, तो लिए धूप भी मिल गई, पर इसमें श्रम भी आवश्यक है। बिना मानव श्रम के कैसे फसल पूर्ण रूप से हो सकती है तैयार।
ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन कुछ हमने बता दी जो आपके इन पदों से बनकर आ सकते हैं, ठीक है ना। अब जो बुक में क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं वो मैं आपको लिंक में शेयर कर दूंगी, तो आप उसी में देख लेंगे। तो फिर आज का हमारा यहाँ पे ये टॉपिक यहीं पे फिनिश करते हैं। अगले नए टॉपिक के साथ अपने नए वीडियो में फिर आपको मिलेंगे। लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे, बाय।